वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर दिया था, उसमें आपको हम इंट्रोडक्शन समझाए थे। बच्चे, आज इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज वन बाय वन डील करेंगे, ठीक है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम आपको जो है शेप साइज ऑफ सेल के बारे में कुछ समझाया था और उस जगह पर कुछ मैथमेटिकली टर्म्स यूज करके हम आपको समझाने की कोशिश किए थे कि इस सेल का जो साइज होते हैं वो जनरली छोटा क्यों होता है या ये छोटा होने से क्या फ़ायदा है। चूँकि वहाँ पर सरफेस वॉल्यूम रेशियो छोटे सेल में क्या करते हैं, ज़्यादा होते हैं, जो फ़ायदेमंद वाली बात है, जो एडवांस कैरेक्टर में जो काउंट किया जाता है। आज हम शेप ऑफ सेल के संबंध में पहले लेके चलेंगे इस लेक्चर में। बच्चे, शेप ऑफ सेल के संबंध में जब हम स्टडी करते हैं तो हमको बेसिकली ऐसा लगता है, मुझे और आपको भी ऐसा ही एडॉप्टेशन लेना चाहिए कि जब हम शेप के बारे में बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर को ड्रॉप करते हैं और उस स्ट्रक्चर को याद रखते हैं तो ये ओवरऑल जो शेप से रिलेटेड जो थ्योरीज है या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आइए आज हम शेप के संबंध में थोड़ा सा जानते हैं। आज का ये हेडिंग है शेप ऑफ सेल। ओके बच्चे, है ना। चलिए हम वन बाय वन फिगर ड्रॉ अप करेंगे और जो समझाएंगे आपको कि इस प्रकार के कुछ सेल आपको नज़र आएंगे। ये जो इस प्रकार के सेल नज़र आते हैं, इस प्रकार के सेल को हम WBC कहते हैं, जिसमें ये इरेगुलर शेप है, कोई निश्चित आकार नहीं होता इस सेल का। इसको हम WBC सेल कहते हैं। निश्चित आकार नहीं रखने वाले सेल अमीबा सेल भी है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक सेल आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, स्पिंडल शेप टाइप का जो है सेल फिगर वगैरह में दिख जाएगा। ये स्पिंडल टाइप के जो सेल होते हैं बच्चे, इसको हम स्मूथ मसल सेल कहते हैं। स्मूथ मसल सेल है ये स्मूथ मसल सेल है ना। ऐसी जनरली फिगर के तौर पर जो है याद रखिएगा आप। स्ट्रक्चरली हम थोड़ा सा आपको बस ड्रॉ अप करके समझाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से फ्लैजिला इसमें जो है डेवलप होंगे। ऐसे सेल को हम क्वानोसाइट सेल कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जी आप पता कर लीजिएगा। ये क्वानोसाइट जो है ये सेल हैं। कुछ सेल ऐसे आपको दिख जाएंगे, कुछ ऐसे सेल आपको दिख जाएंगे, इसको हम स्केलेटल सेल कहते हैं। स्केलेटल सेल है ये, ना फिगर से ही ड्रॉप कर रहे हैं। कुछ सेल आपको इस प्रकार के दिखाई देंगे, समझिए। ये एक जनरल फिगर है ना, फिगर के तहत हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार के सेल है और ऐसे सेल जो आपको दिखाई पड़े तो इसको हम फ्लेम सेल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी सेल हैं। एक रफ डायग्राम हम आपके सामने हर सेल का खींच रहे हैं बच्चे। इस प्रकार के अगर सेल दिख जाएं तो ऐसे सेल जो होते हैं वो न्यूरॉन के सेल कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे सेल जो है न्यूरॉन सेल कहलाते हैं। कुछ सेल के फिगर कुछ इस प्रकार के दिखेंगे आपको, जैसा कि ऐसे सेल अगर दिख गए सेल कहते हैं। ऐसे सेल को हम ग्वाबलेट सेल कहते हैं, ठीक है। सेल के शेप में कुछ हो सकता है आपको ऐसे सेल भी दिख जाएं या नहीं तो और ये सीधा इस प्रकार का दिखाए। ऐसे सेल को हम क्यूबिकल सेल या क्यूबॉइडल सेल कहते हैं। क्यूबॉइडल सेल कहलाएगा ना। या हो सकता है सेल का अरेंजमेंट कुछ आपको ऐसा दिखे, ऐसे सेल जो होते हैं वो एपिडर्मल सेल होते हैं। एपिडर्मल सेल, ओके। या हो सकता है कुछ सेल शेप में ऐसा दिखे। अगर ऐसा सेल दिखता है तो ये RBC ऑफ मैमल्स होते हैं, क्योंकि RBC अपने आप में क्या है, सेल हैं। या हो सकता है
सेल आपको ऐसा दिखे तो इसको हम आरबीसी ऑफ फ्रॉग सेल कहेंगे। ओके बच्चे, है ना। या कुछ सेल आपको ऐसा दिख जाएगा, एक गार्ड सेल है जो आप पढ़े हैं 9th क्लास में, एक गार्ड सेल है, ठीक है। या हो सकता है ये गार्ड सेल एक्चुअली डाइकोट का है, गार्ड सेल ऑफ डाइकोट किसको कहते हैं बच्चे? 9th क्लास में आप क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे कि जो सीड, एक ऐसी सीड जिसका ऊपर वाला कवर हटा दीजिएगा, अगर ये 2 भागों में बट जाए तो ऐसे सीड को हम डाइकोट सीड कहते हैं, अगर ना बटे तो इसको मोनोकोट कहते हैं। जैसे चना वगैरह बच्चे, ऊपर का कवर हटाइए, उसको 2 भागों में बांटने की कोशिश कीजिए, अगर बट गया तो ये डाइकोट। जैसे कि आपका राइस, व्हीट वगैरह, इसका ऊपर वाला कवर हटाने के बाद इसको बांटने की आप कोशिश कीजिएगा तो ये नहीं बटेगा, तो वो मोनोकोट में आते हैं। तो ये गार्ड सेल है किसके? डाइकोट के। अगर गार्ड सेल मोनोकोट का देखेंगे तो मोनोकोट का गार्ड सेल कुछ इस प्रकार का होता है, डम्बल शेप्ड होते हैं। ये गार्ड सेल ऑफ मोनोकोट होएगा। कुछ सेल आपको इस प्रकार के लंबे संरचना वाले दिख जाएंगे, ऐसे सेल को हम बैसिलस कहते हैं, जो बैक्टीरिया का एक टाइप है बच्चे, ठीक है। कुछ सेल आपको ऐसे दिख जाएंगे, इसको हम कॉमा कहते हैं, ये भी बैक्टीरिया के टाइप है। कॉमा सेल ये भी बैक्टीरिया के टाइप में आता है। ओके बच्चे, है ना। कुछ सेल, एक सेल और यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसी सेल को हम स्पाइरल सेल कहते हैं, है ना। ये भी जो है बैक्टीरिया के सेल में के एग्जाम्पल में आता है। बच्चे ये शेप के आधार पर इतनी प्रकार के शेप हम जो है सेल के संबंध में ड्रॉ किए हैं आपके सामने। आप एक अच्छे बच्चों की तरह सबको याद रखिएगा। एक बात बेसिकली आपको हम बता दें बच्चे, क्योंकि आप जितने भी बच्चे प्रिपेयरिंग बच्चे हैं, मेडिकल देंगे चाहे बोर्ड एग्जाम देंगे, जो भी एग्जाम देंगे, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, है ना। सफिशिएंट तैयारी आपकी होनी चाहिए, सफिशिएंट सिलेबस और सफिशिएंट नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो है आपको जो बता रहे हैं ये लगभग सब नीट बेस्ड है, और आप जो है इसको अच्छे से याद कीजिएगा। एनसीईआरटी के कोई ऐसे वर्ड नहीं है जो शायद हम छोड़ के चलेंगे, कोशिश करेंगे सबको हम समराइज करें, सबको अच्छे से बताएं आपको। तो बच्चे ये शेप के संबंध में कुछ हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, इस सारे शेप को कॉमनली आपको याद रखना जरूरी है। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ सेल। चूँकि हम सेल पढ़ रहे हैं, हम टाइप ऑफ सेल देखेंगे। बच्चे ये जो टाइप ऑफ सेल की जब भी हम चर्चा करते हैं, हमारे पास प्रमुख रूप से बचपन से जानते हुए आ रहे हैं कि दुनिया में 2 टाइप के सेल होते हैं। उनमें से एक को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, दूसरे को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। मेरे सामने सवाल ये उठा है कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं। अब तक जो हम पढ़े हैं, हम इतना बात जानते हैं शायद कि सर प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसे सेल हैं जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। आप इतना पढ़े हैं। आज आपको हम ये जो टाइप्स ऑफ सेल है, जिसमें से एक टाइप प्रोकैरियोटिक सेल का है और दूसरा टाइप यूकैरियोटिक सेल का है, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, और जो नॉलेज आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए हम अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट हेडिंग लेके हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। शर्त है बाबू, ध्यान से सुनिए, पढ़िए, है ना, गौर करके पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, है ना, यही मेरा एनर्जी होगा। ओके, चलिए आइए टाइप्स ऑफ सेल में। टाइप्स ऑफ सेल में मुझे जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, और नामकरण करेंगे, है ना, नेमली अगर आप नामकरण करेंगे तो उसमें से एक को कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी को कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल। ओके बच्चे, है ना। ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसको हम 1 by 1 डिटेल से अध्ययन करेंगे, डिटेल से जानेंगे।
दुनिया में ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप के होते हैं इसी सेल के आधार पर, कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा जीव जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हो ऐसे जीव को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और एक ऐसा जीव जो यूकैरियोटिक सेल से बना हो उसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो ये लेटर ऑन हम आपको फिर समझाएंगे। अभी हमको डिटेल स्टडी करनी है वन बाय वन प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। तो चलिए हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं। बच्चे, जब हम बच्चों को समझाते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है तो सबसे पहले हमको ऐसा लगता है कि ये वर्ड जो प्रोकैरियोटिक है, इस वर्ड को हमको संधिच्छेद कर देना चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। ये वर्ड है एक प्रो और दूसरा वर्ड है यहाँ कैरियोन। बच्चे, इस प्रो का मतलब बिफोर होता है, प्रिमिटिव होता है, पुराना, पहले, बिफोर, पहले, या नहीं तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। ठीक है बच्चे। और ये कैरियोन का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। समझ बच्चे ना। तो एक्चुअली दुनिया में जब कोई भी चीज बनता है तो शुरुआती समय में वो अधूरा रहता है। शुरुआती दौर में जब भी कोई चीज दुनिया में बनना स्टार्ट होगा वो शुरुआती समय में क्या होएंगे, अधूरा होएगा। एक ऐसे सेल जिसका न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हुआ था, एक टिपिकल न्यूक्लियस के लिए आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि टिपिकल सेल के लिए जरूरी है 3 चीजें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लाइक दैट एक टिपिकल न्यूक्लियस के लिए 3 चीजें जरूरी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। ये 3 चीजें जरूरी है, तब उसको एक टिपिकल न्यूक्लियस माना जाता है, कंप्लीट न्यूक्लियस माना जाता है। अगर इनमें से कोई चीज अधूरा रहा तो वो इनकम्प्लीट कहलाएगा। तो ये न्यूक्लियस की दुनिया में जब बात हुई तो पता चला कि कुछ ऐसे सेल इस संसार में प्रेजेंट हैं जिस सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, या एक न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। कहता है दुनिया का वो सेल जिस सेल का न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, ऐसे सेल के लिए हम साइन कन्वेंशन के रूप में लेके चलेंगे, वैसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका मतलब है हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा। ओके बच्चे, तो लिखते हैं इस हेडिंग में सबसे पहला पॉइंट, सेल doesn't having न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या एक ऐसा सेल जो न्यूक्लियस से डिवॉइड होगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिवॉइड होगा, उसमें जिसका न्यूक्लियस वेल बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा। पहला पॉइंट हमारे पास आया बच्चे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि एक प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता। सवाल उठता है कि सर ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं? तो बच्चे ये 9th क्लास का एक क्वेश्चन है कि सेल के अंदर जो भी चीज है या जिन सब चीजों से मिलकर एक सेल का निर्माण हुआ है उन सब चीज को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स इस दुनिया में 2 टाइप के, एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स जो एक ही लेयर से ढका हुआ है, एक ही लेयर से निर्मित हो या एक ही लेयर से बना हो, ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स को सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। या दुनिया में कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स है जो 2 तरह के लेयर से या 2 लेयर से घिरा हुआ हो। अगर कोई सेल ऑर्गेनेल्स 2 लेयर से घिरा हुआ होगा तो उसको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। और अगर कोई सेल ऑर्गेनेल्स किसी भी तरह का सेल मेम्ब्रेन उसमें नहीं पाया जाता या किसी भी तरह का लेयर नहीं पाया जाता है तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल को मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। इसका मतलब है कि सेल ऑर्गेनेल्स के आधार पर हम अगर बात करेंगे तो 3 टाइप के संसार में सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। पहला, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स 1, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स 2 और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है बच्चे, इन 3 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एग्जांपल के तौर पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। ओके बच्चे, आर नॉट प्रेजेंट, ये हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट आया है। इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। वाह, यस,
उसमें मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल में एक आएगा राइबोसोम, जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। वो राइबोसोम इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझे बच्चे। एक प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीव को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और बच्चे इस दुनिया में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसका एकमात्र एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया, जो मोनेरन्स ग्रुप में आता है। इसको भी आप 9th क्लास में पढ़े हैं। तो मोनेरन ग्रुप में का जो मेंबर है, दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सबके सब मोनेरा में आते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक जीव का एग्जाम्पल में भी क्या आते हैं, बैक्टीरिया आता है, यानी मोनेरन्स आते हैं। मोनेरन्स को छोड़कर दुनिया के हर जीव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल से बना है। तो इसका मतलब है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के संबंध में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ना होगा, बैक्टीरियल सेल पढ़ना होगा, क्योंकि एक मात्र एग्जाम्पल है। यानी बैक्टीरिया के बारे में जान गए, बैक्टीरियल सेल के बारे में जान गए, तो आप किसके बारे में जान गए, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जान गए। तो क्यों नहीं हम एक बैक्टीरियल सेल पर ही विचार करें और इस प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत आसान बना दें, है ना बच्चे। तो चलिए आइए हम आज आसान बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं ऑल बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। और आप जानते हैं जितने भी बैक्टीरियल सेल है वो सब किस ग्रुप में आते हैं बच्चे, मोनेरा ग्रुप में आते हैं। तो क्यों नहीं हम यहाँ ब्रैकेट में एक वर्ड मोनेरा ही यूज कर दे या मोनेरन्स वर्ड यूज कर दे। ओके बच्चे, आज चलिए हम नेक्स्ट में अभी आपको लेके चलते हैं किसमें, बैक्टीरियल सेल में। हम बैक्टीरियल सेल को बहुत डिटेल से अच्छे से समझेंगे, वही सारी थ्योरी होगी किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। आइए बच्चे, है ना, हम आपको समझाते हैं। सपोज कर लीजिए, है ना, एक बैक्टीरिया। बेसिकली जब हम प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर एक टाइप होता है बैसिलस बैक्टीरिया, जो रॉड शेप, जनरली रॉड शेप होते हैं। तो ये जो बैसिलस बैक्टीरिया है या बैसिलम है, इसका फिगर ड्रॉ करके समझते हैं ना, तो हमको बढ़िया से समझ में आता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम बैसिलस बैक्टीरिया का ही लेते हैं। बेसिकली वो कुछ इस प्रकार के होंगे, वो कुछ इस प्रकार के होंगे बच्चे। चलिए, ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, साइटोप्लाज्म भरे पड़े हैं, समझे बच्चे, है ना। और इस साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से एक लेयर ने घेर रखा है, एक मेम्ब्रेन ने। उस लेयर को, उस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है बच्चे। एज यूजुअल, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, साथ में और भी ग्लाइकोलिपिड वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बिल्कुल वही है जो लिपिड और, है ना, प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज सराउंड्स दिस बैक्टीरियल सेल। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चे पूरी रीजन में एक और लेयर होती है इस प्रकार का। हम थोड़ा सा खींचते हैं, ये पूरा होगा बच्चे। एक और लेयर होती है और ये थिक होते हैं, ये लेयर जो है ये थिक होते हैं। ये जो थिक लेयर इसके बाहर प्रेजेंट है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड्स किए हुए है, पूरा चले जाएगा, सराउंड्स किए हुए है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। बच्चे, ओके बच्चे, ठीक है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। यहाँ पर आप जो है कह सकते हैं ये इसको मेड अप ऑफ क्या, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। ओके बच्चे, है ना। और ये सेल वॉल, है ना, ये जो सेल वॉल है केमिकल सब्सटेंस का बना हुआ होता है, और उस केमिकल सब्सटेंस को हम पेप्टिडोग्लाइकेंस बोलते हैं। बाबू, ये पेप्टिडोग्लाइकेंस कई बार मेडिकल के एग्जाम में या जनरल एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि द सेल बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ, तो हम नाम देते हैं किसका, पेप्टिडोग्लाइकेंस का, ठीक है। तो ये सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेंस से निर्मित है। कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में इस सेल वॉल से भी बाहर एक और लेयर पाए जाते हैं, इस सेल वॉल से भी बाहर एक और लेयर पाए जाते हैं। उस लेयर को हम कैप्सूल लेयर कहते हैं, उस लेयर को कैप्सूल लेयर कहते हैं बच्चे ने। और ये जो कैप्सूल लेयर है ये बना हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स का, एक केमिकल सब्सटेंस, समझे बच्चे, है ना। बाबू, ये कैप्सूल लेयर के संबंध में हमने कहा कुछ बैक्टीरिया, यानी दुनिया के सारे बैक्टीरिया में ये कैप्सूल लेयर नहीं पाया जाता है, जो एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर
जब हम विचार करते हैं इस इंटरनल स्ट्रक्चर का एक बैक्टीरिया का, तो इसमें साइटोप्लाज्म है, और चूंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता लाइक ए यूकेरियोट की तरह, लेकिन बच्चे इस सेल अपना ऑल फंक्शनल एक्टिविटी को अंजाम देता है, और बायोलॉजिकल फंक्शंस को होने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो जो भी रिस्पेक्टिव एंजाइम है सेल ऑर्गेनेल्स के, इस भले ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता, बट उसके जो रिक्वायर्ड एंजाइम है वो सारे एंजाइम इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है बच्चे, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑल द रिक्वायर्ड एंजाइम आर प्रेजेंट, ऑल रिक्वायर्ड एंजाइम्स आर प्रेजेंट। ओके बच्चे, इसमें है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक बैक्टीरियल सेल का, ये सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं जगह जगह पर इस प्रकार का हाईली फोल्डेशन शो अप करता है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर को दिखाता है। इस हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम मेजोजोम के नाम से जानते हैं। मेजोजोम बच्चे, ये जो मेजोजोम है जस्ट फंक्शनल एक्टिविटी के आधार पर जस्ट लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकेरियोट्स। आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो आप नाम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बच्चे? क्योंकि आप उसका उत्तर देते हैं कि रिस्पायरेशन विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर गेटिंग द एनर्जी फॉर डूइंग द वेरियस पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन की विभिन्न प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस का नाम दिए। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। इसका मतलब है थ्योरी के अनुसार ये माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाना चाहिए। अगर नहीं पाया जाना चाहिए तो फिर एनर्जी कहाँ से सप्लाई होगा? दैट एनर्जी विल सप्लाइड बाय द मेजोजोम। मतलब ए मेजोजोम एक्ट्स लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकेरियोट्स। यू शुड बी मेमोराइज इट। तो क्या करेंगे बच्चे? एक्ट्स, यहाँ लिखिए, एक्ट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकेरियोट्स, ऑफ यूकेरियोट्स। ओके बच्चे, इसको याद रखिएगा। मेजोजोम इट इज ए इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जरूरी नहीं है कोई एक ही जगह, हो सकता है एक से ज्यादा जगह में हो। ठीक है, इसके अलावा ये आपको मैंने कहा कि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है ना, बट एक जगह होती है जिसमें प्रतीत होता है, प्रतीत होना है ना, सीम्स टू बी, प्रतीत होता है कि यहाँ न्यूक्लियस है। उस जगह को हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। ये सेल है, इसके जेनेटिक मटेरियल होंगे, और एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं बच्चे, उस जेनेटिक मटेरियल, वो जो डीएनए जो होते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में, वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये सर्कुलर डीएनए विल बी प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक हमने फिगर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ए इस प्रकार के हम सर्कुलर डीएनए को दिखाते हैं आपको। ये जो सर्कुलर डीएनए है, हो सकता है ये सर्कुलर डीएनए ये सेंटर में प्रेजेंट हो, या हो सकता है ये सर्कुलर डीएनए इस मेजोजोम के साथ प्रेजेंट हो, इस मेजोजोम के साथ में प्रेजेंट हो और नियरली सेल मेम्ब्रेन के पास हो। ये एक्चुअली ऐसा ही होता है कि जनरली ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, नहीं तो ये मेजोजोम के साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डिवाइडेशन में मदद मिलता है। जब हम सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे समझाएंगे। तो ऐसा हम एक जनरल थ्योरी दे रहे हैं इसका। ठीक है, इसके अलावा हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इसके न्यूक्लियस तो कंप्लीट है ही नहीं, है ना, यानी लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही, है ना। तो इसके जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस से बाहर है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, है ना। वो भी सर्कुलर होते हैं बच्चे। ठीक है, तो ए सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम
बैक्टीरिया, हमने वर्ड दिया बच्चे सम बैक्टीरिया। तो सपोज कर लीजिए हम ग्रीन इंक से दिखा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ये न्यूक्लियस से बाहर है, इसलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का जेनेटिक मटेरियल जो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को हम इस प्रोकैरियोटिक सेल के केस में प्लाज्मिड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? प्लाज्मिड कहेंगे। ठीक है, समझिए बात, सोचिए, है ना। यहाँ ध्यान रखिए और याद रखिए बच्चे, ये जो प्लाज्मिड है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, दुनिया के सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। एक ऐसे बैक्टीरिया जिसमें ये प्लाज्मिड पाया जाएगा, ऐसे बैक्टीरिया को हम पॉजिटिव स्ट्रेन कहेंगे। पॉजिटिव स्ट्रेन कहेंगे। क्या होगा? जिसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसके बच्चे। और दुनिया में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जिसमें ये प्लाज्मिड नहीं पाए जाएंगे, उसको हम नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया कहेंगे, है ना। ये एब्सेंट माइनस साइन दिया बच्चे, है ना, प्लस एंटी माइनस एंटी, प्रेजेंट और एब्सेंट को शॉर्ट एब्रिविएशन यूज किया। तो ये प्लाज्मिड के आधार पर इस दुनिया में दो टाइप के बैक्टीरिया, एक को पॉजिटिव स्ट्रेन कहेंगे, दूसरी को नेगेटिव स्ट्रेन कहेंगे। पॉजिटिव स्ट्रेन का सीधा मतलब है कि कैसे बैक्टीरिया जिसमें वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। नेगेटिव स्ट्रेन का मतलब हुआ कि कैसे बैक्टीरिया जिसमें ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए नहीं पाया जाएगा। समझ रहे? ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है बच्चे, ये इस प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर की तरफ उंगली नुमा, ये हाथ की उंगली नुमा संरचना का आउट प्रोजेक्शन शो अप करता है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। पूरी में जाएगा बच्चा, हम सारा नहीं दिखा रहे हैं आपको, है ना। कुछ इस प्रकार से आउट प्रोजेक्शन शो करेगा। दिस फिंगर लाइक आउट प्रोजेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड फिम्बरी, कॉल्ड फिम्बरी। सही बच्चे। और ये जो फिम्बरी होते हैं, इट जस्ट फॉर द एडहेशन विथ द सबस्ट्रेटम, जिस वास स्थान पर ये बैक्टीरिया बसवास करेगा उस जगह में अटैच करने में, उस जगह को जकड़ने में, पकड़ने में ये क्या करेगा? मदद करेगा। उस संरचना को हम क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं, जो आउट प्रोजेक्शन है किसका? मेम्ब्रेन का। समझ रहे बात? ठीक है। तो यहां पर हम एक स्टार मार्क में छोटा सा लिखते हैं, इट इज जस्ट फॉर एडहेशन, एडहेशन सटने में, चिपकने में, पकड़ने में, जुटने में। अभी भैया जो वर्ड यूज करना करो, बट माथा में सेट करो, है ना, माथा में सेट करो। यू शुड मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग इन योर दिस ब्रेन। दिस इज द ह्यूमन ब्रेन, ओके, दिस इज द ह्यूमन ब्रेन, यू हैव टू अप्लाई इट, यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके बच्चे, ठीक है। तो ये जो है एडहेशंस का काम किया फिम्बरी। ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है ना बच्चे, अब इस प्लाज्मिड के संबंध में हम कुछ बातें और समझा रहे हैं। उसको समझाने के लिए हमको बोर्ड में स्पेस चाहिए और थोड़ा स्पेस कम है, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज कीजिए आप, है ना। और हम यहाँ से कुछ नाम को मिटा रहे हैं। ओके बाबू, है ना। आइए, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड है, जिसको आपने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहा, है ना, इसमें 3 तरह के जीन प्रेजेंट होते हैं और बिना जीन के जेनेटिक मटेरियल नहीं बनता है। ये तो आप बचपन से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप बहुत बड़ा बदनसीब है। ठीक है। ये प्लाज्मिड में 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। उनमें से एक जीन को हम एफ जीन कहते हैं, एक जीन को हम एफ जीन कहते हैं बच्चे। ए एफ रिफर्स टू द फर्टिलिटी, है ना, फर्टिलिटी। एफ रिफर टू द फर्टिलिटी, फर्टिलिटी जीन। ए जीन के द्वारा, है ना, फर्टिलाइजेशंस का काम किया जाएगा। एक ऐसा संरचना का निर्माण करेगा जिस संरचना से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा ड्यूरिंग द
कॉपुलेशंस और मैटिंग इन बिटवीन द टू बैक्टीरिया, है ना बच्चे। बैक्टीरिया के बीच भी जो है ये होता है ना, बैक्टीरिया के बीच भी जो है मैटिंग होता है। उसमें एक मेल बैक्टीरिया होते हैं, एक फीमेल होते हैं। जनरली हम मेल और फीमेल वर्ड बैक्टीरिया के केस में यूज नहीं करते। मेल को हम डोनर कहते हैं और फीमेल को हम रिसिपिएंट कहते हैं। प्लस और माइनस स्ट्रेन से शो अप किया जाता है, ठीक है। ये एफ जीन जो एफ फॉर फर्टिलिटी, ये एक चीज का निर्माण करेगा उस बैक्टीरिया में, और उस चीज को हम सेक्स पिलाई कहते हैं, सेक्स पिलाई कहते हैं। ये सेक्स पिलाई इस फीमरी के बीचों बीच में एक दूसरा इंच दिखा रहे हैं, फीमरी से थोड़ा बड़ा, है ना, फीमरी से थोड़ा बड़ा, इस प्रकार से ये थोड़ा फीमरी से बड़ा संरचना ही क्या है बच्चे, सेक्स पिली है। सेक्स पिली है जो एफ जीन के द्वारा बनाया जाता है। और जब दो बैक्टीरिया आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करने के लिए जुटते हैं तो ये सेक्स पिली एक दूसरे को में अटैचमेंट का काम करता है, कि रास्ता का काम, जिससे होते हुए जेनेटिक मटेरियल पास होगा। समझे बच्चे, ठीक है। चूंकि आपको हमने कहा है एक ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड होगा उसको पॉजिटिव स्ट्रेन कहेंगे, जिसके पास नहीं होगा उसको नेगेटिव स्ट्रेन कहेंगे। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के पास ही ये सेक्स पिली पाया जाएगा और नेगेटिव स्ट्रेन वाले पास नहीं पाया जाएगा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में जब मिलन होगा तो इस सेक्स पिली के द्वारा जो इस जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया जाएगा। ओके बच्चे, इसके अलावा जो है एक दूसरा जीन पर हम विचार करते हैं, और उस जीन को हम, क्योंकि हमने कहा 3 जीन से मिलकर बने होते हैं, 3 जीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा जीन को हम क्या कहते हैं, आर जीन। और बच्चे ये आर जीन जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं, रेसिस्टेंट जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक को रेसिस्ट जो है करने का काम में यूज अप किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा जो है जीन है वो है कॉल जीन, कॉल जीन। ओके बच्चे, और ये कॉल जीन जो होता है ये अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट कॉलिसिन, अगेंस्ट कॉलिसिन, है ना बच्चे। ये अगेंस्ट जो कॉलिसिन हुआ, अब आपके सामने एक सवाल आ गया होगा कि सर ये कॉलिसिन किसको कहते हैं, है ना। ये कॉलिसिन किसको कहते हैं बच्चे, एक केमिकल सब्सटेंस, एक मटेरियल, एक सब्सटेंस जो ई कोलाई, एस्केरिका कोलाई के द्वारा रिलीज किया जाता है, उसके खिलाफ में ये कॉल जीन क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जीन से मिलकर ये प्लाज्मिड जो है बने हुए होते हैं, है ना, समझ बात। तो ये एक जनरलाइजेशन, जनरल थ्योरी था। इसके अलावा बच्चा एक और बात आपको हम बता देना जरूरी समझते हैं। आप कभी कभी कहीं कहीं किताब में पढ़े होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत बड़का भारी लग रहा है, भारी नहीं है। अरे ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने टेक्निकली स्टैनिंग प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटा। उनमें से एक का नाम ग्राम पॉजिटिव अपने ही नाम से रखा और दूसरे का नाम ग्राम नेगेटिव रखा। ये टेक्निक क्या होता है, कैसा होता है, इसकी डिटेल स्टडी हम लेटर ऑन करेंगे। अभी हम जानते हैं बच्चे, एक बैक्टीरिया के द्वारा पर्पल कलर को अचीव कर लेना। एक घोल है, एक सॉल्यूशन से उसमें बैक्टीरिया को डाला गया और बैक्टीरिया ने उस कलर को एब्जॉर्ब करके उस कलर को अपने शरीर में, अपने सेल मेम्ब्रेन में रिटेन कर ले। अगर रिटेन कर ले, स्टैनिंग इज द एक कलरिंग प्रोसेस है, एक केमिकल सब्सटेंसेस पर्पल कलर का यूज अप किया जाता है, उसमें उस बैक्टीरिया को डाला जाता है। वो बैक्टीरिया अगर उस कलर को एब्जॉर्ब करके उस कलर को अपने शरीर में रिटेन कर ले तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। और अगर उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करे, रिटेन नहीं करे, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। ओके बच्चे, तो हम नेक्स्ट जो है थोड़ा सा एक टर्म लेके चलते हैं, ग्राम पॉजिटिव, और एक दूसरा टर्म लेके चलेंगे बच्चे ग्राम नेगेटिव।
समझे बच्चे, है ना। देखिए क्या कहा हमने कि आफ्टर द स्टैनिंग प्रोसेस विच इज ए टेक्निकल प्रोसेस, है ना, जिसमें कलर एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। अगर कलर वो पर्पल कलर के होते हैं, अगर कलर एब्जॉर्ब करके रिटेन कर ले कलर को, तो ऐसे को हम ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव कहेंगे। मतलब कि स्टैनिंग होगा और स्टैनिंग के बाद कलर क्या करेगा बच्चे, रिटेन कर लेगा, तो ऐसे को हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। और अगर देयर इज नो रिटेंशन ऑफ कलर, कलर को रिटेन ना करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब ना करे, शोषित करके जो कलर को एब्जॉर्ब करके ना रख सके, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव कहेंगे। समझ रहे बात, ठीक है। सवाल ये उठा कि सर कैसे क्या करता होगा, तो थोड़ा सा आपको हम बता दें। चलो वो एक सॉल्यूशन से, घोल है पर्पल कलर का, कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसमें बैक्टीरिया को डालिए। बैक्टीरिया को डालने के बाद अगर वो पर्पल कलर को अचीव कर ले और उसी कलर को रिटेन करके रख ले, तो ग्राम पॉजिटिव होगा, अगर ना रखे तो ग्राम नेगेटिव होगा। सवाल ये होता कौन रखता है। एक्चुअली में ये जो सेल वॉल होते हैं बैक्टीरिया का, जिसको आपने पेप्टिडोग्लाइकेंस कहा, यही पेप्टिडोग्लाइकेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग दैट कलर। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेंस के द्वारा उस कलर पर्पल कलर को अगर रिटेन कर लिया गया, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे, जी पॉजिटिव या ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसके ऊपरी, इस पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर का डिपोजिशन होता है, और उस एक्स्ट्रा लेयर के डिपोजिशन जो होता है वो लिपोप्रोटीन का होता है, लिपोप्रोटीन का। ये लिपोप्रोटीन एक्स्ट्रा लेयर जो पेप्टिडोग्लाइकेंस के ऊपर आया है, वो एक्चुअली में उस कलर को शोषित होकर एब्जॉर्ब करके इस पेप्टिडोग्लाइकेन तक पहुंचने ही नहीं देता। और जब पहुंचने नहीं देता तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो फिर ये कलर रिटेन नहीं कर पाता। तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव या जी नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। समझे बच्चे, है ना। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ आपको लेक्चर दिए इस प्रोकैरियोटिक सेल के संबंध में। आप से एक रिक्वेस्ट है बच्चे, आप जितना पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, है ना। ये सारे नीड बेस्ड हैं, आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए भी अच्छे हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है। आप समझिएगा, है ना। और हम जैसे थ्योरी बोल रहे हैं, आप इसके नोट्स वगैरह खुद से बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली, है ना, अगर कोई इसके अलावा फिर दिक्कत हो तो आप जो है मेरे साथ फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ़ोन कॉल कर सकते हैं आप 7260965501 पर 01 पर आप फ़ोन कॉल करके हमसे बात आप कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बच्चे 11th क्लास का ये लेक्चर। थैंक यू।